हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग इन आवर चैनल। आप अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग टुडे। आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने एक यूनिक यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी पड़ता है साउदर्न पार्ट ऑफ स्वीडन में। सिटी का नाम है लुंड, और ये हमारे घर से अराउंड 27 मिनट्स का जर्नी है। और आज मेरे साथ है आयुष्मान। वी बोथ आर गोइंग टुगेदर टू एक्सप्लोर दैट यूनिक यूनिवर्सिटी, और आपको बताएंगे ये यूनिवर्सिटी इतना यूनिक क्यों है और जिस सिटी में वो लोकेटेड है वो सिटी भी फेमस है उस यूनिवर्सिटी के लिए। और वहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 40% पॉपुलेशन वहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो इसीलिए वो सिटी काफ़ी यंग है और काफ़ी डायनेमिक इन नेचर। सो अभी हम जस्ट स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन से बाहर निकल कर अभी बस, यहाँ से बस पकड़ेंगे। दो ऑप्शन है यहाँ से जाने का, तो एक है बस और एक है ट्रम। सो ट्रम शायद नहीं मिल पाएगा अभी, तो अभी हम बस से ट्रेवल करेंगे और वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ एंड विल टेल यू इन डिटेल व्हाई दिस इज़ फेमस। बस अभी हम लोग आ रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी की तरफ। यहाँ से बस से फिर उतरने के बाद फिर उसका यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये इनसाइड कैंपस। ये ऑन द रोड है, ये एप्पल ट्री है ये, या फिर इतना पका नहीं ना, ये वाला पक गया शायद। ये देखो, ये पक गया। खाना है, खा लो। एक ले लो, एक खा लेते, एप्पल खा के चलते आगे। फिर आगे से हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये ट्राम है, देखो जो ट्राम के बारे में कहा था मैं, ट्राम है यहाँ पे। ये ट्राम बस वही है, स्टेशन है इसका। ये स्टेशन से सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आता है और एंड तक जाता है, फिर वापस फिर स्टेशन। ये हम लोगों ने सेब ले लिया है। अभी हम लोग जहाँ आ रहे हैं ये है एक यूनिवर्सिटी है, लुंड यूनिवर्सिटी करके, और ये सिचुएटेड है इन द सिटी लुंड। ये साउदर्न स्वीडन में पड़ता है। एंड अर्लियर ये इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेटर मालमो मेट्रोपॉलिटन। और जब ये पूरा एरिया, जो ओरेसन का एरिया, जब ये डेनमार्क के अंदर था, तो ये भी उसी का, डेनमार्क का ही पार्ट हुआ करता था। बट नाउ इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। और ये सिटी पूरा फेमस है यूनिवर्सिटी के लिए, लुंड यूनिवर्सिटी। और ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और स्वीडन का सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी, और एंटायर यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है इसके। और ओवर वर्ल्ड का अगर रैंकिंग देखेंगे तो ये टॉप 75 में आता है। बट ये यूनिवर्सिटी का खासियत ये है कि ये टोटली रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे डाइवर्स, मतलब काफ़ी डाइवर्स एरिया में रिसर्च होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, देन न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर एनर्जी, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सारे में यहाँ पे रिसर्च होते हैं। और यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से फिर स्टूडेंट आते हैं रिसर्च के लिए। और इसका जो मास्टर्स रिसर्च प्रोग्राम है, वहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 40% स्टूडेंट बाहर का ही होता है। अभी थोड़ा सा आगे, अभी और हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। वॉकिंग करते हुए यहाँ से चलेंगे। करीबन हमें और जाना पड़ेगा 750-800 मीटर्स के करीब है। और ये पूरा फैला हुआ है, पूरा कैंपस यूनिवर्सिटी का है। हम जहाँ से एंटर किए थे वो है यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है, यहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है, वहाँ से उसका एंट्री था। वहाँ से फिर ये पीछे का पूरा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। तो अभी समर वेकेशन है, जुलाई अगस्त समर वेकेशन है, तो इसलिए थोड़ा खाली है। और मेरे ख्याल से हॉस्टल भी काफ़ी खाली मिलेगी यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स घूमते रहते हैं। यहाँ पे इंडियंस भी काफ़ी है, इंडियन स्टूडेंट भी काफ़ी है यहाँ पे, तो स्टडी के लिए आते हैं। और ये यूनिवर्सिटी फेमस इसीलिए भी है कि दिस इज़
इनोवेशन हब। यहाँ के अगर स्वीडन की अगर बात करेंगे सो ये यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इनोवेशन हब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ इनोवेट हुए हैं। और जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मतलब इंडिया ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी पढ़ना है या टोटा बन के इसको पास करना है, वैसा नहीं है। कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होता है, रिसर्च भी वैसे ही होता है, तो इसलिए काफ़ी फेमस है। बताऊंगा आपको फिर यहाँ का जो इनोवेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्या क्या इनोवेट किया है, किस किस चीज़ों में रिसर्च करते हैं, क्यों ये फेमस है। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के पास पहुँचते फिर वहाँ से फिर आपको दिखाएंगे। ये भी आपको दिख रहा होगा दूर से, ये सारे बायोलॉजिकल लैब है। आपको देखा होगा जूलॉजिकल और बायोलॉजिकल जितना भी एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है तो इस एरिया में होता है। 2020 में मैं यहाँ पे था, तो मैं करीबन 1 साल में इस सिटी में रहता था, जहाँ पे कोरोना के टाइम जब ये कंप्लीट लॉकडाउन हो गई थी ना ऑल ओवर वर्ल्ड, तो मैं यहीं पे था उस टाइम पे। और तब मैं काफ़ी आ रहा था यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं रनिंग करने के लिए भी आता, क्योंकि रनिंग के लिए अच्छा है, ट्रैक यहाँ बना हुआ है और काफ़ी ग्रीनरी भी है। अभी हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं। तो ये कैंपस बेसिकली स्टूडेंट एकोमोडेशंस और बाकी जो स्मॉल डिपार्टमेंट्स है, लाइक इकोलॉजी, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी और केमिकल सेंटर्स, ये सारे इस साइड की एरिया में है। और यहाँ पे मतलब स्मॉल जितना भी डिपार्टमेंट्स है थोड़ा सा वो स्प्रेड हो रखा है। और बाकी जो मेन डिपार्टमेंट्स है, लाइक एस्ट्रोनॉमी हो गया, आर्ट साइंस हो गया, मेडिसिन्स का जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, ये सारे अपोजिट डायरेक्शन में है। वो मेरे ख्याल से यहाँ करीबन 800-900 मीटर के डिस्टेंस पे होंगे। तो हमें वापस जाना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक बार गो थ्रू करते फिर हम लोग फिर वापस जाएंगे, वो मेन सेंटर देख के फिर निकल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। जब भी हम नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम स्वीडन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक ही आता है, एक ही कंपनी के बारे में हम लोग के दिमाग में आता है कि आइकिया। क्योंकि आइकिया सबको पता है, अभी इंडिया में भी इसका काफ़ी सारे स्टोर्स ओपन हुई है। हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, तो सबको पता है आइकिया ब्रांड के बारे में। और एक कंपनी है वफर्स करके, इसका जो काफ़ी यूज़ होता था करगिल वार के टाइम, इंडियन डिफेंस फोर्स ने यूज़ किया था वो फोर्स गन, वो भी स्वीडिश कंपनी है करके, सब करके कंपनी है, उसी का ही है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कंपनीज़ है, स्वीडिश कंपनी है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं कि वो स्वीडिश कंपनी है। लाइक H&M, वॉल्वो, एरिक्सन, इलेक्ट्रोलक्स, स्पॉटिफाई, और एक कंपनी है एस्ट्राजेनिका, जिसका कोविड वैक्सीन भी निकले थे। ये सारे स्वीडिश कंपनी है। और स्वीडिश जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट रहा है। और उसका जो मेन प्रोडक्ट्स है टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड लाइफ साइंस रिलेटेड होता है मेनली। और अगर हम स्वीडिश इनोवेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है, जो डेली हम जो यूज़ करते हैं रेंच, जो स्क्रू वगैरह टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, एडजस्टेबल रेंच स्पैनर जो बोलते हैं, वो भी स्वीडन का ही इनोवेटेड प्रोडक्ट है। और प्लस पेसमेकर, जो हार्ट पंपिंग के लिए यूज़ करते हैं, पेसमेकर भी स्वीडन का ही इनोवेशन है। प्लस बॉल बियरिंग हो गया, कार सीट बेल्ट, जिपर तो आजकल पैंट से लेकर ट्राउज़र से लेके बैग वगैरह सब में यूज़ होता है। जिपर हो गया, सेफ्टी मैचेस, और पुराना जो टेलीफोन का हैंडसेट था वो हैंडसेट, और प्लस सेल्सियस टेम्परेचर स्केल जो होता है, तो ये सारा स्वीडन का ही इन्वेंटेड प्रोडक्ट्स है। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं, कि अगर आप चाहो तो एक बार गूगल में देख भी सकते हो। और बाकी जो स्वीडन का जो इनोवेशन है, उस इनोवेशन में इस यूनिवर्सिटी जो है, लुंड यूनिवर्सिटी, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो ब्लूटूथ के बिना तो आजकल कुछ काम होता ही नहीं है। कोई भी कनेक्टिविटी करना है तो ऑब्वियसली ब्लूटूथ ही होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, वही ब्लूटूथ से बात कर रहा हूँ। तो ब्लूटूथ का भी इनोवेशन जो हुई थी, ये लुंड यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये 1988 में हुआ था। और जिस टाइम पे ये एरिक्सन मोबाइल करके जो कंपनी था, कंपनी ने वहाँ पे एक इंजीनियर था, तो CTO, उस टाइम वो CTO था बेसिकली। और तो उसने भी लुंड यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स था, उन लोग के साथ मिल के ये डेवलप किया था कॉन्सेप्ट, जो ब्लूटूथ का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया था। उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड और इंकजेट प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी, ये सारे टेक्नोलॉजी यहीं पे स्टार्ट हुई थी लुंड यूनिवर्सिटी में। और ये 1963 में हुआ था।
और इसके अलावा जो एप्पल जो अपने आईफोन में यूज़ करता है फेस आईडी, और फेस आईडी का एप्पल का जो स्पेसिफिक फेस आईडी है वो डिफरेंट है बाकी जो एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं, सैमसंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो एप्पल का जो है ये बेसिकली स्वीडिश प्रोडक्ट है। तो उस टाइम पे लुन यूनिवर्सिटी का रिसर्चर था, तो उसने डेवलप किया था टेक्नोलॉजी, और उसका कंपनी का उसने कंपनी लॉन्च करा बाद में, तो कंपनी का नाम था पोलारडोज करके। तो बाद में उसको एप्पल ने एक्वायर किया था ये 2010 में। उसके बाद फिर उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फिर एप्पल ने फेस आईडी इम्प्लीमेंट किया था अपने आईफोन में आई थिंक 2017 में। और उसके अलावा बाकी लाइफ साइंस की जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी रोल प्ले किया है स्वीडिश कंपनी, और बाकी जो मेनली जो लुन यूनिवर्सिटी है उसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। एक इम्पॉर्टेंट जो इनोवेशन था ये है डोपामाइन सबको पता है कि जो पार्किंसंस डिजीज़ होता है, तो बेसिकली वो होता है क्या कि जो बॉडी का जो मूवमेंट्स है वो स्लो कर देता है, और उसके लिए क्या होता है, उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, जो ब्रेन में मेन न्यूरोट्रांसमिशन का जो रोल प्ले करता है। और यही थिंग आइडेंटिफाई किया था लुंड यूनिवर्सिटी में अरविंद कार्लसन करके एक रिसर्चर था, तो 1958 में। तो उसके बाद जो उसने ये स्टार्ट किया था कि हाँ मतलब आइडेंटिफाई किया था, हाँ डोपामाइन की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, उसका डोपामाइन का अगर बॉडी ब्रेन में कम होता है तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आता है। तो उसके बाद फिर जो मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हुई थी, सिंडोपा करके जो मेडिसिन है पार्किंसंस डिजीज़ का, वो मेडिसिन वगैरह फिर डेवलप हुए थे। तो वही एक काफ़ी लाइफ सेविंग यू कैन से लाइक लाइफ सेविंग इन्वेंशन था ह्यूमन लाइफ के लिए। उसके अलावा बाकी जो किडनी डायलिसिस के लिए जो मशीन यूज़ होता है, वो मशीन का भी इन्वेंशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये करीबन 1945-46 के आसपास हुआ था। डायलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिफिशियल किडनी, तो ये कॉन्सेप्ट पहले लॉन्च हो चुका था, बट जो कमर्शियली और क्लिनिकली अप्रूव जो मशीन है, जो डायलिसिस का जो मशीन होता है, बट वो यूनिवर्सिटी में इन्वेंट हुई थी। तो ये एक अनदर लाइफ सेविंग ऑफर था ह्यूमैनिटी के लिए। और एक है जैसे कि आजकल जो आईसीयू में जो यूज़ करते हैं वेंटिलेटर, ये वेंटिलेटर का कंसेप्ट ही इसी यूनिवर्सिटी का ही था। नॉर्मली क्या होता है कि जो पुराने ज़माने का वेंटिलेटर था वो इतना वो फुल प्रूफ नहीं था, और बहुत मतलब इतना कमर्शियल इतना अवेलेबल भी नहीं था। बट इसने फिर स्टार्ट किया था एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वेंटिलेटर, जो भी काफ़ी जिसको बोलते हैं सर्वो वेंटिलेटर। आजकल वही सर्वो वेंटिलेटर ही मोस्टली यूज़ हो रहा है आईसीयूज़ और हॉस्पिटल वगैरह में। तो ये भी इन्वेंशन इसी यूनिवर्सिटी का ही था। तो इस टाइप से काफ़ी सारे लाइफ सेविंग इनोवेशंस ह्यूमैनिटी को दिया है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। तो अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो अभी इन लोग ने रिसेंट जो स्टडी कर रहे हैं वो अल्जाइमर के ऊपर कर रहे हैं। तो आई थिंक दे आर डूइंग सम ब्लड टेस्ट, रिसर्च ऑन सम ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्या होगा कि अगर किसी को अगर चेक करना है कि भाई उसका फैमिली में किसी का अगर अल्जाइमर है, तो उसको अगर चेक करना है उसका भी प्रोबेबिलिटी है क्या, वो ब्लड टेस्ट के थ्रू उसको दे कैन कम टू नो द प्रोबेबिलिटी रेट। सो आई थिंक उसके ऊपर स्टडी हो रहा है, और ये सुनने में आ रहा है कि बाई 2030 इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। तो वही है, बहुत सारा है इनोवेशंस इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। बस यही आपके साथ शेयर करना था। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी इनपुट, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ये इसके अलावा बहुत सारे हैं, तो ये मोटा मोटा है जो हम लोग को पता है, जो आपका मतलब जो अवेलेबल है वहाँ भी आप नेट पे भी देखोगे तो ये सारा कुछ अवेलेबल है। तो इतना इम्पोर्टेंस है इस यूनिवर्सिटी का। तो इसका मतलब इनोवेशन की फील्ड में इतना काम कर रहा है इस यूनिवर्सिटी, इसका भी बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि इसका मेन रीज़न जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और ये मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। तो ये इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे स्कॉलर भी देखोगे तो मतलब जो रिसर्चर्स वगैरह होते हैं बाहर से आते हैं काफ़ी, तो मास्टर्स और पीएचडी वगैरह में बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, जैसे जर्मन हो गया, इंडियंस भी कुछ आते हैं यहाँ पे, और इंग्लैंड से भी आते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए यहाँ भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और प्लस गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करते हैं, प्लस हाईली सब्सिडाइज भी होता है। और मेन बात है कि यहाँ पे फ्री है ये, अगर मतलब यहाँ का सिटीजन्स या यूरोपियन यूनियन का जो सिटीजन्स है उन लोग के लिए यहाँ पे कंप्लीट फ्री है यहाँ एजुकेशन, प्लस रिसर्च जो भी करना है पूरा फ्री है।
और बाकी जो आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन जैसे कि इंडिया से किसी को आके यहाँ पढ़ना है तो उन लोग के लिए थोड़ा सा पे मतलब ये कॉस्टली रहता है, ये थोड़ा वो पेड है बिल्कुल। तो ये है उसका। अभी हम चलेंगे, उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये कुछ ये कॉमर्शियल एरिया है। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट मतलब कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का कुछ कंपनीज है यहाँ पे। एक्सिस IT करके एक बड़ी कंपनी है, वो भी यहीं पे है। और ये होटल है आइडियन होटल। तो यहाँ पे कुछ सेमिनार वगैरह होता रहता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वहाँ पे लोग आके फिर यहाँ रहना है, तो उसके लिए बना रखा है होटल। तो आगे जब मैं था तो ये घर बन था, काफ़ी घर बन गया आगे अभी, क्योंकि यहाँ भी पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। पूरा सिटी का जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 94% के 94,000 के आसपास पॉपुलेशन है। तो 1 लाख भी नहीं हुआ। और आउट ऑफ 94 to 95,000 अराउंड 40,000 के आसपास स्टूडेंट ही है। तो इसलिए ये सिटी काफ़ी यंग सिटी बोलते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी यंग है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ही मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे आपको जगह जगह हॉस्टल मिल जाएगी, रोड के पास जगह जगह हॉस्टल बना हुआ है। अच्छा कैंपस है। लाइफ साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में बहुत काम किया इस यूनिवर्सिटी ने। अभी भी मैंने कल पढ़ा था इसके ऊपर। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि इन लोगों ने अल्जाइमर के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। तो कुछ ब्लड टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी को अगर मतलब अल्जाइमर मतलब होने वाला है या जो भी है उसको अगर पता करना है तो ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। तो उसके ऊपर इन लोगों ने कुछ रिसर्च कर रहे हैं अभी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि बाय 2030 दैट सॉल्यूशन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो प्रोडक्ट है ब्लड टेस्ट का, जो वो है प्रोडक्ट है, वो लॉन्च हो जाएगा मार्केट में। वो है 100%। देखो यहाँ से जाएंगे तो फिर आगे मैकडी पहुँच जाएंगे। इधर से आ जाओ। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, एक है साइंस सेंटर करके है, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेल में दिया हुआ है। अगर बॉडी के ऊपर जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में क्या कर बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, तो कैसे वो रे पास होता है, फिर वो कैसे चेक करता है, तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। और एक है एक प्लानिटेरियम है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी वगैरह भी काफ़ी रिसर्च होता है। तो एक प्लानिटेरियम भी है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। वो देखो बैक्स्टर, मैंने कहा था ना बैक्स्टर, वो देखो बैक्स्टर दिखा है ना। यहाँ पे कंपनी है बैक्स्टर करके, इसका बेंगलोर में भी इसका ऑफिस है। ये मेनली किडनी, लीवर, ये सब का जो डायलिसिस वगैरह होता है, तो उसके ये मशीन वगैरह क्रिएट कर डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करता है और उसका सॉल्यूशन डेवलप करता है। अभी हम लोग जा रहे हैं अभी मेन कैंपस की तरफ। अभी अंदर का आपको दिखा दिया पूरा। यहाँ पे हॉस्टल भी है और अलग अलग ये ब्रांचेस है। यहाँ पे केमिकल्स का है, ये वाला केमी सेंटर, ये पूरा केमिकल्स का है। और आगे एक इकोलॉजी का एक आगे है, इकोलॉजी का है वो।
और कितना दूर है यहाँ से मेन सेंटर? सेंटर है 800 मीटर। हाँ 800 मीटर। ठीक है ना, स्ट्रेट? हाँ। किस तरफ? इस तरफ, देन इस तरफ। ओके। यहाँ तो साइकिलिंग या पैडल दो ही ऑप्शन है। समर वेकेशन की वजह से काफ़ी साइलेंट है, बिल्कुल शांत है पूरा एरिया। इंडिया, और अगर मैं इंडिया से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जब भी कहीं जाता हूँ या कुछ चीज़ देखता हूँ मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बट अब अगर इनोवेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का इनोवेशन और इंडिया का इनोवेशन का कंपेयर करो। यहाँ पे 1 करोड़ पॉपुलेशन में इतने सारे इनोवेशन होते हैं, और इंडिया में देखो 140 करोड़ पॉपुलेशन में कितना होता है इनोवेशन। क्योंकि इनोवेशन में क्या, यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर क्या होता है आजकल इसमें स्टार्टअप के चक्कर में वहाँ पे स्टार्टअप के लिए ही ट्राई करते हैं। हाँ स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, बट इनोवेशन में कोई ध्यान नहीं दे रहा इतना। बट यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली लोग इनोवेशन के लिए ध्यान देते हैं। टोटल कितना दिख रहा है अभी? और 600 मीटर्स। और 600 मीटर्स है यहाँ से मेन यूनिवर्सिटी कैंपस तक, जो मेन गेट है। यहाँ पे यहाँ का और इंडिया का डिफरेंस वही है। मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कोई यूनियन का कल्चर नहीं है। जैसे इंडिया में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, कोई भी हो, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, सब में यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन। तो वहाँ पे मतलब पॉलिटिकल एजेंडा कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है, तो मुझे यही लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा इनोवेशन वगैरह में कम ध्यान होता है, और बाकी जो पढ़ के खाली पास करना है बस। यहाँ पे ये कोई नहीं है, यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है। यहाँ पे यूनियन होता है खाली एम्प्लॉयमेंट के केस में। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, तो जो मतलब जॉब वॉब करते हैं, तो उन लोग के वहाँ पे उन लोग के लिए एक यूनियन बना हुआ है, और यूनियन ही डिसाइड करता है उसका सैलरी कितना रहना चाहिए, और सारा टर्म्स एंड कंडीशंस यूनियन के बेस पे ही डिपेंड करता है, और वो गवर्नमेंट को भी फॉलो करना होता है। और बट बाकी स्टूडेंट के केस में कोई यूनियन नहीं है, तो उनका काम वही होता है खाली पढ़ना, अपना स्टडी करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, रिसर्च, एनालिसिस, यही सब है। तो इसीलिए यहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा होता है। और एक है इंडिया में क्या होता है कि स्टार्टअप कल्चर कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। स्टार्टअप में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल थिंग्स है उसके बेस पे ही फिर स्टार्टअप करते हैं। कि भाई जैसे कि से फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ यहाँ पे इनोवेट किया है, बट अभी इंडिया में जैसे कि एक है बोट करके एक है, तो वहाँ पे क्या है कि एग्जिस्टिंग जो है ऑलरेडी मार्केट में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, उसी को यूज़ करके फिर अपने कंपनी ओपन किया है, स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे इनोवेशन का कुछ फंडा है नहीं उसमें। हाँ मतलब सेल्स के ऊपर कुछ इनोवेट किया है, नया नया ट्रेंड इम्प्लीमेंट किया है, बट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इनोवेशन नहीं है। तो जब ज़्यादा मतलब स्टार्टअप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, तो ना इनोवेशन थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना चाहिए काम। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अभी स्टार्टअप के लिए काफ़ी सब्सिडी और इंसेंटिव्स दिया है, और उसमें भी कुछ कैटेगरी होना चाहिए कि हाँ भाई कोई इनोवेशन स्पेसिफिक कुछ कर रहा है, तो उसके आगे वो स्टार्टअप कर रहा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा कुछ प्रेफरेंस मिले। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी चीज़ देखता हूँ, जिसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ या ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ। तो इंडिया में क्या है और यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है, और कहाँ कहाँ मतलब फॉल बैक है, कहाँ उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो
वो मैं कंपेयर करता हूँ। तो हो सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है डिफरेंट है बाकी लोगों से। सो किसी को अगर कोई ओपिनियन है देन दे कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो इंडिया में लोग बोलते हैं कि भाई अभी जितनी सारी मतलब कंपनीज़ है, सिलिकॉन वैली कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वहाँ पे इंडियन CEOs है, माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में है। बट वहाँ पे सबके साथ एक चीज़ कॉमन है, जितना भी CEOs है, जितना भी बड़े बड़े कंपनीज़ में बड़े बड़े पोस्ट पे है, सबके साथ एक चीज़ कॉमन है कि इन लोगों ने जो फाइनल एजुकेशन है, भले ही वो फॉर्मल एजुकेशन इंडिया से कंप्लीट किए हो, बट जो फॉर्मल मतलब हाई लेवल का जो एजुकेशन है, जहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम होता है, तो बाहर से ही किए होंगे इन लोगों ने। कोई US से किया है, कोई UK से किया है, तो कोई जर्मनी से किया है, वैसे ही मिलेंगे आपको। क्योंकि इंडियन एजुकेशन में मतलब प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज बहुत कम होता है। जैसे कि हमने भी जब किया था, पढ़ाई किया था, तो हमने फाइनल सेमेस्टर तक भी हम लोगों ने खाली वही नॉर्मल जो C++ कोडिंग वही करके आए थे बस। और कितना आगे 300 meters. इस तरफ चलो, और 300 मीटर से हाँ हम लोग उस तरफ से आए ना, वहाँ से फिर हम लोग सीधे निकल गए। वो गलती हो गया। तभी पहले हम लोगों ने कैंपस देखा, जितना भी ब्रांचेस वगैरह है वो देख के आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन यूनिवर्सिटी को देखने, मेन यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है। अगर से भी रास्ता था वो भूल गया हम लोग। आगे हॉस्पिटल है, और यहाँ पे ये स्कोने का जो यहाँ पर स्कोने बोलते हैं ट्रैफिकन, तो उसका ऑफिस है ना। ये हॉस्पिटल है ना, ये वाला मेन। है? हाँ वो हॉस्पिटल है ना। एक टाइम पे ये भी मेरा रनिंग ट्रैक हुआ करता था 4 साल पहले। बट अभी इस बार आई थिंक 3rd टाइम आया हूँ मैं 4 साल में। हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि हाँ मतलब अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रॉपर इकोसिस्टम का भी बहुत जरूरी होता है ये सब के लिए। आई थिंक उस तरफ है वो आगे है ना। हाँ नीचे जाएंगे, यहाँ से एक वो है, इस तरफ नहीं है, स्टेयर से नहीं, आगे वो है डाउन स्टेयर है, इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ। वहाँ से नीचे। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एक आयुष्मान का एग्जांपल ले लो। तो ये अभी क्लास 4 में है, तो अभी वो क्लास 5 स्टार्ट होगा इसको अगस्त से। तो यहाँ पे क्या कि अभी क्लास 4 तक कोई अभी कोई स्कूल जाता है तो कोई बुक वगैरह नहीं है इसका, कोई बुक कोई पेन कुछ लेके नहीं जाता स्कूल। वो खाली एक पानी का बोतल और कोई एक स्नैक्स ले लिया बस। और बाकी पढ़ाई जो होता है सारे स्कूल में होता है, और सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चलता रहता है। कोई एक दिन बोल दिया हाँ कोई ब्रिज बनाना है, कोई रोड बनाना है, कोई सड़कें बनाना है, तो प्रैक्टिकल होता है। तो वो लोग जाके फिर सारा सामान इकट्ठा लेके आएंगे, फिर अब प्रैक्टिकली बनाएंगे पूरा। वो इस टाइप का एजुकेशन होता है। और उससे प्लस पॉइंट ये रहता है कि बंदे का फिर नॉलेज सही रहता है, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो नॉलेज रहता है उसका, rather than मतलब बाय हार्टिंग एवरीथिंग थ्रू द बुक्स। तो यहाँ पे एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना हुआ है, तो मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो इसीलिए वो थोड़ा सा बेटर इंडिया में भी कर सकते हैं, पर उसके टाइम चाहिए होगा, प्लस सबका विलिंगनेस भी चाहिए होगा। हर चीज़ में अगर पॉलिटिक्स घुसा देंगे तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। जैसे चल रहे वैसे चलेंगे, सारे टोटा बन के फिर पास करेंगे रत्ता मार के। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे कोई फैंसी यूनिवर्सिटी डिग्री या कोई ग्रेड ए यूनिवर्सिटी, ग्रेड बी यूनिवर्सिटी ऐसा कोई फंडा है नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होता है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे कोई IIT से पास आउट कर रहा है, NIT से पास आउट कर रहा है, या नीचे मेडिकल किया है, तो उन लोग का अलग वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि कैम्ब्रिज कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड कहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो होता है, रेज्यूमे जो बनता है, रेज्यूमे में ये नहीं मेंशन नहीं होता कि भाई किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, ज़रूरी नहीं है वो। तो प्रैक्टिकली उन लोग का प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्लस एटीट्यूड के ऊपर बंदे का, तो उस टाइप से क्वेश्चन होता है, और उसके बेस पे सिलेक्शन वगैरह होता है।
ठीक आ रहा है ना अभी? हम लोग वहाँ से एंट्री किया था ना, वहाँ से एंट्री किया था ये दिख रहा है, इस तरफ जाना है। इस तरफ। कितना किलोमीटर, कितना मीटर दिखा रहा है अभी? 120 meters। 120 मीटर्स। ओके। इस तरफ या उस तरफ? चलो। इतना अंदर तक मैं आया नहीं कभी। स्टैचू ये पहुंच गया अभी। ये मेडिसिन का है, ये मेडिसिन का है। और फैकल्टी ऑफ साइंस, ये साइंस का है। एस्ट्रोनॉमी का है ये। एस्ट्रोनॉमी का ना? हाँ, उस आयुष्मान को यहाँ पढ़ाई करना है एस्ट्रोनॉमी ना, नॉट नाउ, आर्ट साइंस। नॉट नाउ। यहाँ का जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है स्टूडेंट का, वो है 34%। इट मीन्स जो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ओनली 34 स्टूडेंट्स गेट एडमिटेड इन दिस यूनिवर्सिटी। ये है एस्ट्रोनॉमी का। ये सारा मेरे ख्याल से ये हॉस्टल वगैरह है, ये है ना? सर ये साइंस वाला हो गया। मेरे ख्याल से ये प्लानिटेरियम वाला है, ये है ना, दिख रहा है ना? हाँ। ये प्लानिटेरियम है। ये इसका टाइमिंग देखना पड़ेगा, किस टाइम पे ओपन होता है, उस टाइम पे आने आएंगे। ये साइंस का है और ये है मेडिसिन का। तो हम इस तरह से चलते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। फिजिक्स का है ये, फिजिकम। इसी कम फिजिक्स। ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। मेडिसिन। आगे वो न्यूरो सेंटर, सारे मेडिकल का रिसर्च यहीं पे सेंटर। पीछे सारे वहाँ पे लॉजिंग है, स्टूडेंट्स क्वार्टर वगैरह है। तो इस तरफ सारे कैंपसेस वगैरह है मेन। अगर स्ट्रेट जाएंगे तो फिर मेन रोड आ जाएंगे, मेन रोड से फिर बस का कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक 12th सेंचुरी का चर्च भी है यहाँ पे, कैथेड्रल। ये मेरे ख्याल से स्टेशन के पास ही है। ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का, स्टेशन पहुँच के एक बार दिखाने का ट्राई करता हूँ।
अलग अलग यहाँ लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अलग अलग सेंटर का नाम। पूरा स्प्रेड किया हुआ है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक ना, बहुत बड़ा है। लुन यूनिवर्सिटी का 3 कैंपस है यहाँ पे साउदर्न स्वीडन में। एक है यहाँ पे लुन सिटी में है, वन इज इन माल्मो, और एक है हेल्सिंगबॉय जहाँ पे हम लोग स्टे करते। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। इसका एक एविएशन सेंटर भी है, ये मेरे ख्याल से ये भी साउदर्न स्वीडन में भी है, पता नहीं कहाँ पे है एक्चुअली, बट मैंने सुना है इसका एक एविएशन का भी एक सेपरेट कैंपस है स्पेशल। ये जियो सेंटर, ये आर्ट साइंस का है, जियो फिजिक्स, और जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियो सेंट्रम। ये बिल्डिंग भी अच्छा है ना, बिल्डिंग पूरा ग्रीन है। ओके, यही है आज का वीडियो का मेन मोटिव, यही था कि आपको दिखाने का था ये यूनिवर्सिटी के बारे में, और यहाँ का इनोवेशन जो है, इनोवेशंस के बारे में आपको बताना था। और बाकी इंडिया के साथ मैंने थोड़ा ट्राई किया कंपेयर करने का, और इंडिया में भी अगर मतलब अगर इम्प्रूवमेंट करना तो कैसे कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट कंपेयरिंग टू दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़। हाँ, बस आज का ब्लॉग इतना ही है, आपको दिखाने के लिए लाया था यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के इनोवेशंस के बारे में, और मैंने आपको बताया, काफ़ी कुछ बताया। तो अगर कोई डिसएग्री है या एग्री है, प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी हो सकता है दिखा दिया, और बाकी कुछ एरिया है जहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आई जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दोज एरियाज़। यहाँ पे जो मेन सेंटर है, केमिकल सेंटर हो गया, साइंस सेंटर हो गया, प्लस एस्ट्रोनॉमी, जियो फिज़िक्स का सेंटर हो गया, तो मैंने प्लस मेडिकल, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया, और काफ़ी कुछ मैंने बताया अभी, डिस्कस भी किया, कंपेयर भी किया इंडिया के साथ। तो बस वही है, आज का ब्लॉग इतना ही है। प्लीज़ शेयर योर इनपुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन till then, bye bye, see you in the next vlog, bye bye.